हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और आप में से कुछ यूज़र्स ने कुछ कमेंट्स भी किए हैं कुछ वीडियोस पर। बेसिकली आपके क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बनाने की सोच रहा था। दो तीन क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपके सामने बोलूँगा अभी। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो यूज़र्स के दिमाग में रहते हैं कि जो भी कंप्लेनेंट होता है उसके दिमाग में ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। और ये क्यों रहते हैं वो भी उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको पैसे लेने हैं तो आपको ये डर तो होता है कि क्या पता यार कोई छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से मेरे पैसे चले ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। दोस्तों, सबसे पहली कॉमन सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक सबसे कॉमन सा सवाल है। बहुत सारे लोग ये लिखते हैं कमेंट्स में कि सर टेक्निकल रीजंस की वजह से केस जो है वो एक्यूज के फेवर में चला जाता है। लेकिन मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो टेक्निकल रीजन है क्या। अगर आपको 138 की पूरी नॉलेज है, अगर आपको ये पता है कि 138 में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूज डिले कर सकता है उसको, लेकिन एक्यूज अपनी लाइबिलिटी को से छूट नहीं सकता, ये नहीं बोल सकता है कि मेरी लाइबिलिटी नहीं थी। दोस्तों, पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक यूज़र ने कमेंट किया है कि NBW's नॉन बेलेबल वारंट्स इशू हो चुके हैं एक्यूज्ड के अगेंस्ट 1 साल से, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम 1 या 2 साल से कुछ नहीं हो रहा है, ना तो एक्यूज्ड आ रहा है और ना ही उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे केस में ये एक ट्रिकी सिचुएशन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेसिकली, अगर एक्यूज्ड के अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट्स इशू हो चुके हैं, कोर्ट ऑलरेडी नॉन बेलेबल वारंट्स इशू कर चुका है, तो आपके फेवर में एक बहुत बड़ी चीज़ कोर्ट ऑलरेडी कर चुका है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि कोर्ट भी ये चाहता है कि एक्यूज जो है वो जल्दी से जल्दी कोर्ट में आए। तो दोस्तों, एक्यूज को नॉन बेलेबल वारंट सर्व क्यों नहीं होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक ही सबसे बड़ा कॉमन रीज़न है उसको नॉन बेलेबल वारंट सर्व नहीं होते हैं, जब हमारे पास उसका एक प्रॉपर एड्रेस नहीं होता है। अगर किसी का आपके पास प्रॉपर एड्रेस है तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि एक्यूज को नॉन बेलेबल वारंट सर्व नहीं हो, क्योंकि नॉन बेलेबल वारंट्स कोर्ट की तरफ से इशू होना एक बहुत बड़ी बात होती है। पुलिस भी उसको इतनी जल्दी, इतनी ईजिली छुटकारा नहीं पा सकती उस चीज़ से कि नहीं हम तो गए थे वहाँ पे और एक्यूज नहीं मिला। उनको कोई ना कोई आंसर ज़रूर लेकर आना होता है। तो अगर आपके पास एड्रेस नहीं है दोस्तों, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आप कहीं ना कहीं से उसका एड्रेस लेने की कोशिश करें जहाँ पे वो एक्यूज परमानेंटली रह रहा है। अगर आपको फिर भी वो किसी एड्रेस पे दिखता है और फिर भी आपको पता है कि पुलिस भी आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रही है, तो आप उसका वीडियो लेने की कोशिश करें। किसी कहीं से आप उसकी पिक्चर ले लें और कोर्ट में जाके दिखा दें कि ये देखिए ये बंदा वहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन पुलिस भी इस वारंट को सर्व नहीं कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है इसका, क्योंकि अगर आपका एड्रेस नहीं है, अगर आपके पास उस एक्यूज का, मान लो किसी ने, आप राह चलते इंसान ने आपको एक चेक दे दिया और आप वो बाउंस हो चुका है और आपको उसका एड्रेस ही पता नहीं है, तो उस केस में फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी और आपको फिर वेट करना पड़ेगा जब तक कि एक्यूज को वो वारंट सर्व नहीं होते। तो ये एक चीज़ है। आप जब भी किसी चेक लें तो एटलीस्ट इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो इंसान रहता कहाँ पर है, उसका आपको पूरा पता होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंटरिम कॉम्पेंसेशन के बारे में लोगों ने पूछा है कि इंटरिम कॉम्पेंसेशन जो है वो क्या 2018 से पहले वाले केसेस में भी एप्लीकेबल होती है या फिर 2018 के बाद वाले केसेस में भी एप्लीकेबल है। तो उसका सीधा सीधा आंसर ये है कि जो इंटरिम कॉम्पेंसेशन है वो 2018 सितंबर 2018 टू बी प्रिसाइज 1 सितंबर 2018 के बाद जितने भी केसेस हैं उन केसेस में एप्लीकेबल है। उससे पहले वाले केसेस में अगर वो चल रहे थे तो आप इंटरिम कॉम्पेंसेशन डिमांड नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे भी तो मोस्ट प्रॉबेबली जो एक्यूज्ड है वो डिफेंस में ये कह देगा कि ये इंटरिम कॉम्पेंसेशन का जो लॉ था उससे पहले का नहीं है, उसके बाद ही आया, तो आपकी इंटरिम कॉम्पेंसेशन की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, लोग पूछते हैं कि इंटरिम कॉम्पेंसेशन की जो एप्लीकेशन है क्या वो उसी दिन देनी चाहिए जिस दिन एक्यूज बेल लेने आता है। जी हाँ, आपको उसी दिन देनी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा एक लॉजिक है दोस्तों। बेसिकली क्या होता है, इंटरिम कॉम्पेंसेशन इसलिए बनी है कि एक्यूज्ड को कोर्ट ये कन्विंस कर सके कि ट्रायल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऑलरेडी 20% अगर आप दे देते हो तो मतलब इंटरिम कॉम्पेंसेशन अगर कोर्ट अलाउ करा देता है, अगर कोर्ट जो है ऑर्डर कर देता है एक्यूज्ड के लिए 20%, तो एक्यूज्ड को ये लगेगा अंदर से, एक्यूज्ड को लगेगा कि अभी मेरे को 20% देना पड़ ही रहा है। कभी कभी लोगों के अमाउंट 10-10 करोड़ भी होते हैं। 10 करोड़ का 20% 2 करोड़ होता है। 1 लाख अगर अमाउंट है तो उसका 20% 20,000 होगा। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के जो मतलब केसेस हैं वो इसी बेस पे सॉल्व हो जाएंगे कि अगर 20% का ऑर्डर किसी एक्यूज्ड को कर दिया गया और एक्यूज्ड को देने पड़ गए वो पैसे, तो ऑब्वियसली एक्यूज्ड के मन में कहीं ना कहीं बात ज़रूर आएगी कि कल को अगर मैं पकड़ा गया तो जेल अलग से होगी और इंटरिम कॉम्पेंसेशन तो पैसे तो गए और आपको बाकी भी देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो इंटरिम कॉम्पेंसेशन जो है ये, इसका इफेक्ट ही यही है कि आपको इंटरिम कॉम्पेंसेशन जो है वो 20% इसलिए दिलाया जाता है किसी भी एक्यूज्ड से कि जो केस है उसको ज़्यादा ना खींचना पड़े, उसको ट्रायल स्टेज तक ना ही लेके जाना पड़े, तो एक्यूज पहले ही आपसे सेटलमेंट कर ले और जो भी है वो ख़त्म कर ले। तो इसलिए इंटरिम कॉम्पेंसेशन की जो एप्लीकेशन है वो आपको उसी दिन दे देनी चाहिए जिस दिन एक्यूज वहाँ पे आके बेल लेता है। तो ताकि क्या होगा कि एक्यूज को उस हियरिंग पे या उससे अगली 1 या 2 हियरिंग्स के बाद अगर ऑर्डर हो जाता है
तो एक्यूज ऑटोमेटिकली हो सकता है कि ट्रायल में ना जाए और बहुत सारे केसेस इस टेक्स्ट पे भी सॉल्व हो जाए। तो इसलिए इसकी जो एप्लीकेशन वो आपको शुरू में देनी चाहिए। आप बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन बाद में एप्लीकेशन का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ सकती है। ट्रायल चल पड़ा उसके बाद एप्लीकेशन दे रहे हो, तो मैंने बहुत सारे जगहों पे सुना है कि वो केसेस जो है वो फिर इंटरिम कॉम्पनसेशन जो अगर आपने फर्स्ट हियरिंग पे सेकंड हियरिंग पे नहीं देते हो तो आगे जाके फिर कोर्ट उसको कंसिडर नहीं करती है। तो दोस्तों ये इंटरिम कॉम्पनसेशन को लेकर सवाल था। और दोस्तों एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक यूज़र है, उन्होंने कमेंट किया था कि उन्होंने कैश में बहुत सारा लोन दे रखा है, तो क्या कैश में इतना सारा लोन एक्सेप्टेबल होगा या फिर चेक बाउंस हो गया तो मुझे केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आपने कैश दे भी रखे हैं, वेदर वो आपका ब्लैक मनी था, वाइट मनी था, जो भी था, ठीक है, कैश का जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसका चेक बाउंस के केस से इतना ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है। सिंपल सी बात है, कैश की ट्रांजेक्शन अगर हुई भी है, आपने कहीं से भी पैसे दिए, लेकिन इसका मतलब ये है कि सामने वाले के ऊपर एक लायबिलिटी थी, अगर उसका चेक बाउंस हो गया तो चेक बाउंस का केस को आप कैश से रिलेट मत करिए। वो एक्यूज का क्या डिफेंस देता है, आपको बोलता है कैश कहाँ से है क्या नहीं है, वो एक सेपरेट केस होगा, वो आपके ऊपर सेपरेट केस कर सकते हैं कि हाँ आपने कैश कहाँ से दिया, इतना कहाँ से दिया, उतना। लेकिन चेक बाउंस के केस में आपको इस चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे थे और आप ऑनेस्ट हो, ठीक है, आपने कैश में दिए हैं, आपको वाइट मनी है, ठीक है, तब तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेक बाउंस हो गया, इसका मतलब है कोर्ट ने ये मान लिया, 139 प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ये कहती है कि जब भी चेक बाउंस होता है तो वो कंप्लेनेंट के फेवर में प्रिजम्पशन बनी हुई है कि कंप्लेनेंट के कोई ना कोई कंप्लेनेंट के लिए कोई ना कोई लायबिलिटी एक्यूज की थी, जो एक्यूज जो अब उससे भाग रहा है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक्यूज का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस चीज़ को क्लियर करे कि उसकी कभी कोई लायबिलिटी थी नहीं, और ये जो है तो उसको रिबटल करना पड़ेगा उसको, जो कि थोड़ा टफ होता है अगर आपने पैसे दे रखे हैं तो। और आपके पास अगर आपने किसी को पैसे दिए, आप लेना चाहते हो, तो आपके कुछ कॉल रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर रखें जिससे कि आप अपने केस को सॉलिड बना सकें। क्योंकि चेक का कोर्ट ने मान लिया, लेकिन हाँ कई बार होता है इंसान कुछ उरे परे तिकड़मबाजी करने लगेगा, उरे परे घुमाने की कोशिश करेगा केस को। तो अगर आपके पास कुछ टेक्स्ट मैसेजेस, रिकॉर्डिंग्स, कॉल रिकॉर्ड्स कुछ हैं जो ये दिखा सके कि हाँ जी आपकी कुछ लायबिलिटी थी जिससे कोई सामने वाला पीछे हट रहा है, तो एक बहुत बड़ी आपके लिए इजी हो जाएगा इस केस में आगे बढ़ना। और दोस्तों डेट्स के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, डेट्स थोड़ी लेट ही आती है, लेकिन मैं आपको मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप हियरिंग में इस बार गए तो कहेंगे कि 1 महीने 2 महीने के बाद डेट आ रही है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप हाँ कोर्ट में कन्विंस कर सकते हैं, अगर आप कुछ कहें जज के सामने कि हाँ आपको लगता है कि डेट्स जो है जल्दी की मिल सकती है, आप रिक्वेस्ट करें। कोर्ट में जाके अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप गलत कर रहे हो, अरे अपने केस के लिए आप रिक्वेस्ट करोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो हो सकता है कि आप ही की जगह वो जज भी वहीं पे एक कंप्लेनेंट की तरह होते तो वो भी रिक्वेस्ट करते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो हर कोई इंसान अपने लिए सीरियस होता है, तो आप डेट्स को अगर जल्दी लेके आना है तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कोर्ट्स में, और उस हिसाब से आपकी जो डेट्स वो जल्दी आ जाती हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नॉन अवेलेबल वारंट की बात अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों उसके लिए तो आप साफ साफ बता दें, अगर आपका एड्रेस है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप साफ साफ उस बंदे के कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आपका उसका एड्रेस है, लोकल आसपास का इंसान है तो ठीक है, अगर दूर का भी इंसान है, अगर आप एड्रेस है उसका और आप कहते हो आधार नंबर पर उसका वैलिड एड्रेस है, आधार कार्ड है, कुछ भी है, तो उस नॉन अवेलेबल वारंट ज़रूर सर्व होंगे, उसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एड्रेस नहीं था आपके पास तो थोड़ी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है, तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि वारंट सर्व नहीं हो जाते। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, एंड इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए चैनल को। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन हो जाता है। मैं काफ़ी और भी बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ कि मैं इनके वीडियोस बनाऊँ, कई बार टाइम की वजह से मैं नहीं बना पाता हूँ, लेकिन कोशिश ये रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकूँ इन चीज़ों को लेकर। तो थैंक यू सो मच।